इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 3 जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिससे जो है कि बोर्ड परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो है कि पहले हम लोग इस चैप्टर का मतलब समझेंगे और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे में यहाँ पर क्या है, रैखिक समीकरण। तो समीकरण यहाँ पर क्या होता है कि समीकरण वह होता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड हो, राइट हैंड साइड हो और बीच में बराबर का निशान हो। जैसे में क्या है, 2x धन 5 बराबर में 8। यह एक क्या है, रैखिक समीकरण है, यानी कि यह समीकरण है जिसमें यह जो है लेफ्ट हैंड साइड है और यह जो है राइट हैंड साइड है और बीच में बराबर का निशान है। अब हम लोग जानेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें जो चर इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी जो अधिकतम घात होती है वह 1 होती है। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हूं 2x धन 5 बराबर में 8, तो इसमें एक चर का इस्तेमाल किया गया है और वह चर है क्या, तो x है। और x की अधिकतम घात क्या है, 1 है, लिखा नहीं जाता है, उसको हम लोग मानते हैं कि 1 है। तो चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है, अतः यह क्या है, रैखिक समीकरण है। इसी तरह मैं एक और लिख दे रहा हूं 5y - 3 बराबर में 6। यह भी एक समीकरण है और इसमें जो चर इस्तेमाल किया गया है y की जो घात है वह क्या है, 1 है। अधिकतम घात क्या है, 1 है, अतः यह भी क्या है, रैखिक समीकरण है। एक समीकरण में और लिख रहा हूं, जैसे में 6y² - 5 बराबर में 0, या मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 9। 6y² - 5 बराबर में 9। यहाँ पे जो चर का इस्तेमाल किया गया है वह चर है y, और y की जो अधिकतम घात है वह क्या है, 2 है। तो जब 2 है तो यह रैखिक समीकरण नहीं है, यानी कि रैखिक समीकरण होने के लिए चर की अधिकतम घात क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। अब हमें क्या पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यह भी एक रैखिक समीकरण है, यह भी एक रैखिक समीकरण है, लेकिन इनमें केवल एक चरों का इस्तेमाल किया गया है, 2 चरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब 2 चरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उन्हें हम लोग एक चर वाले ही रैखिक समीकरण कहेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2x धन 5y बराबर में 8। अब इसमें क्या है कि 2 चरों का इस्तेमाल किया गया है, एक है x और एक है y, एक है x और एक है y, और जो इनकी घात है वह अधिकतम कितनी है, 1 है, अतः यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं। एक उदाहरण मैं और ले रहा हूं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, 5x धन 3y बराबर में -8। अब इसमें भी 2 चरों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे यह x है और यह क्या है, y, और इनकी अधिकतम घात क्या है, 1, अतः यह 2 चर वाले क्या हैं, रैखिक समीकरण हैं। अब हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जानेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो मैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिख रहा हूं, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं लिख रहा हूं ax धन by और धन c बराबर में 0। यह क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, जहां पे यानी कि वेयर a b एंड c, a b और c जो हैं अचर वास्तविक संख्याएं हैं, अचर वास्तविक संख्याएं हैं। अब क्या है कि हम लोगों को पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म।
यानी कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण रहेंगे। अगर उनको मान लीजिए कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हमको लिखना है तो पहले वाले को मान रहे हैं a1x धन b1y और धन c1 बराबर 0, यह एक समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, a2x धन b2y धन b2y और धन c2 बराबर 0, यह दूसरा रैखिक समीकरण है। तो एक रैखिक समीकरण यह है दो चर वाला और एक रैखिक समीकरण यह है दो चर वाला। और इस चैप्टर में इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करने की विधियों को हम लोग क्या करेंगे, जानने वाले हैं। अब क्या है कि कक्षा 10वीं में इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां दिया गया है। कितनी विधियां दी गई हैं? पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और इन्हीं दोनों विधियों का इस्तेमाल करके हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। परीक्षा में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करिए, और अगर नाम से आ गया कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना पड़ेगी। अगर कहेगा कि विलोपन विधि से हल करिए तो विलोपन विधि लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कह दिया कि केवल इसको हल करिए तो आप दोनों में से किसी भी विधि का इस्तेमाल करके उस समीकरण युग्म को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इन दोनों विधियों का इस्तेमाल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने में हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण को हल कर रहे हैं, एक समीकरण युग्म को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। जैसे में क्या है, मान लीजिए कि x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण है हमारा 4x धन 7y बराबर 2। यह दो समीकरण हैं और इन्हीं को हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, और क्या करेंगे कि उन समीकरणों को यहाँ पे नोट करेंगे। x माइनस वाई बराबर 2 और 4x धन 7y बराबर में 2, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, हम लोग क्या करते हैं कि या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से या तो x का मान निकालेंगे या तो y का। यानी कि हम किसी भी समीकरण को चयन कर सकते हैं और उन समीकरणों से x या y का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। जहां से हमें x या y का मान निकालना आसान पड़ेगा हम उसी समीकरण से निकालेंगे। अब बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैंने समीकरण 1 से x या y का मान निकाला तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से x या y का मान निकाला तो उसको समीकरण 1 में रखेंगे। जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में रखने का काम नहीं करेंगे। अब जैसे में मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि लिख रहा हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो क्या है कि x माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। यहां से मैं x का मान निकाल रहा हूं तो x बराबर क्या होगा, 2, और माइनस वाई जब उधर जाएगा बराबर उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, y। यानी कि x का मान क्या निकला, 2 प्लस y। अब x के इस मान को समीकरण 2 में ले जाके रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे कहां पे, तो x के स्थान पर, क्योंकि x का मान है तो x के स्थान पर रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे कहां पर, तो x की जगह पे रखेंगे। तो यहां पर क्या है कि 4 और गुणे में x है और x का मान क्या है, 2 प्लस y है, तो यहां पर हम लोग कोष्टक लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दो पद है ना,
तो यहाँ पे लगाएंगे 2 प्लस वाई कोष्टक बंद। फिर आगे क्या है धन, तो धन 7y बराबर में क्या लिखेंगे 2। एक बार पुनः देखिएगा, यक्स का जो मान है हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे कहां पर, तो यक्स की जगह पर रखेंगे। तो 4x यानी कि 4 गुणे में यक्स, तो यक्स का जो मान है वो 2 पदों में है तो 4 और कोष्टक में 2 प्लस वाई और फिर आगे जो है पूरा उतार देंगे तो धन 7y और बराबर में 2। अब 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 और धन 4y और धन 7y बराबर में 2। अब 8 धन 4y में 7y जोड़ेंगे तो 11y होगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2। अब 8 को हम लोग उधर भेजेंगे, 8 को हम लोग क्या करेंगे बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या होगा कि 11y बराबर, यहाँ पे 8 है बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 2 माइनस 8, तो 11y बराबर क्या हो जाएगा -6। हालांकि हमको y का मान निकालना है तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर -6 बटा में 11, क्योंकि 11 इधर गुणा के रूप में है। अब y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग क्या किए, x का मान निकाले हैं तो ला के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे y के मान को क्या कर देंगे रख देंगे। इसको मान लीजिए कि मैं समीकरण नंबर क्या मान ले रहा हूं 3, तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चूंकि y का मान निकल चुका है तो मैं चाहूं तो y का मान समीकरण 1 में भी रख के x का मान निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो y का मान समीकरण 2 में भी रख के x का मान निकाल सकता हूं। लेकिन हम लोग उसी समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण में कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े और आसानी से निकल जाए। तो हालांकि यह समीकरण में ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसमें रख रहा हूं। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे कहां पर, तो y की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 धन y का मान क्या है तो -6 बटा में 11 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, प्लस होगा माइनस में होगा तो -6 बटा में 11। अब क्या होगा x बराबर, यह भिन्न में है, भिन्न नहीं तो बटा में 1 कर सकते हैं, 11 दूना के 22 और -1 6 में 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6, अब बटा 11 एक कम 11। अब 22 में से 6 घटाएंगे तो 16 होगा, 16 बटा 11, यानी कि x का मान हमारा क्या निकल के आया है 16 बटा 11 और y का मान निकल के क्या आया है -6 बटा 11। तो इस विधि से हल करते हैं, हल करके हम लोग क्या करते हैं x और y का मान निकालते हैं। और यह जो विधि है वो कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। यानी कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल के और किसी दूसरे यानी कि अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि विलोपन विधि से जो है कि सवालों को क्या करेंगे हल करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है कि विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। जैसे में मान लीजिए कि मैं एक समीकरण ले रहा हूं 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको समीकरण नंबर 1 मान रहा हूं। दूसरा मैं ले रहा हूं x प्लस 3y बराबर 6, इसको मैं दूसरा मान रहा हूं। अब जो क्या है कि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और इनको मैं विलोपन विधि से हल करने वाला हूं। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं यह देखिएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे और उसमें देखेंगे क्या, x और y के गुणांक देखेंगे, x और y के गुणांक देखेंगे। जैसे में क्या है कि यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है, बराबर तो नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे,
यहां पर देखेंगे कि y का गुणांक क्या है, -3 है। यहां पर y का गुणांक क्या है, 3 है। यानी कि चिन्ह से अभी हम लोग उतना मतलब नहीं रख रहे हैं, और जो नंबर है उससे मतलब रखेंगे। यहां पर क्या है, 3 है, और यहां पर भी क्या है, 3। तो यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। अब उसके बाद क्या देखेंगे, चिन्हों को। यहां पर इसके सामने क्या है, माइनस, और यहां पर इसके सामने क्या है, प्लस है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जब चिन्ह अलग अलग रहे तो दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर चिन्ह सेम रहे तो क्या करते हैं, गुणक। अगर चिन्ह सेम रहे तो उस कंडीशन में हम लोग जो है कि घटाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने क्या है, प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो यहां पर ठीक लिख ले रहे हैं, 2x - 3y बराबर 12, और यहां पर x धन 3y बराबर 6। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ देते हैं। अब जोड़ने पर क्या होता है कि इनके नीचे का जो चिन्ह है वह बदलेगा नहीं, जैसे का तैसे रहेगा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पर क्या है, x है। 2x में एक x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x होगा। यहाँ पर क्या है, -3y है, यहाँ पर +3y है। तो -3y से +3y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर बराबर में आ जाएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। यानी कि 3x बराबर 18। तो x का मान क्या निकल के आएगा, 18/3, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 6। एक बार पुनः सुनिएगा, हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि में कि किसी एक चर को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, या तो x को या तो y को। अब x और y, या तो x कैसे समाप्त होगा या तो y कैसे समाप्त होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके गुणांकों की तुलना करते हैं। अगर गुणांक बराबर है किसी चर का और चिन्ह भी बराबर है तो घटा देंगे। अगर गुणांक बराबर है और चिन्ह बराबर है, गुणांक बराबर है और चिन्ह विपरीत है, तो उस कंडीशन में क्या कर देते हैं कि जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर x गुणांक बराबर नहीं था, तो हमने y गुणांकों को देखा। y का गुणांक बराबर है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो हमने क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। अब जो ही जोड़ेंगे उसमें से एक चर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, और दूसरे वाले चर की क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। जब दूसरे वाले चर की वैल्यू निकल जाएगी तो हम या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में जिस चर की वैल्यू निकली है उसके मान को क्या करेंगे, रखेंगे, और उसी समीकरण में रखेंगे जिसमें हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से लेकर चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या होगा कि x का मान हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 2x - 3y बराबर में 12। अब x का मान क्या आया है, 6, तो ला के हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो 2 गुना में 6 माइनस 3y बराबर 12, 2 छका 12 माइनस 3y बराबर 0। तो -3y बराबर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा कि 12 होगा। अब 12 - 3y बराबर 12। अब यहां से हम 12 को उधर भेज रहे हैं, तो 12 - 12, क्योंकि यहाँ पर प्लस उधर जाकर किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो -3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो -3y बराबर 0। तो y की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 0 बटा में क्या हो जाएगा, -3। इधर गुणा के रूप में, उधर जाके क्या करेगा, भाग। तो y का मान क्या आ जाएगा, 0। अतः x का मान क्या आया है, 6, और y का मान क्या आया है, 6। और इस विधि से, यानी कि जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि से हम लोग क्या किए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या किए हैं, हल किए हैं। और इसी तरह क्या करते हैं कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या करते हैं, हल करते हैं।
हम लोग जानते हैं कि अगर रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचा जाए तो वह एक सरल रेखा मिलती है। कक्षा 9 में यह चीजें थी कि अगर कोई जो है कि रैखिक समीकरण है और अगर उसका हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं तो वह क्या मिलता है, एक सरल रेखा क्या होती है, मिलती है। यहाँ पर क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है और अगर इनका भी अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो वह क्या मिलेगी, सरल रेखा ही क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे में मान लीजिए कि दो समीकरण दिए हैं रैखिक समीकरण। पहला क्या है कि a1x धन b1y और धन c1 बराबर 0। दूसरा है a2x धन b2y और धन c2 बराबर 0। यह पहला जो है कि रैखिक समीकरण है और यह क्या है, दूसरा रैखिक समीकरण है। अब क्या है कि इनको अगर इनका हम लोग आलेख खींचें तो क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी। यहां से प्रश्न आता क्या है कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं इनके एक हल होगा कि दो हल होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कि एक भी हल नहीं होंगे। यानी कि ये समीकरण दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि इन समीकरणों का केवल एक हल होगा कि अनेक हल होंगे कि एक भी हल नहीं होंगे। तो यह कैसे पता करते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं, वह क्या होती हैं, तो इनके गुणांकों के अनुपातों को निकालकर हम बता सकते हैं कि इस रैखिक समीकरण युग्म के केवल एक हल होगा कि केवल एक हल होगा कि अनेक हल होंगे कि एक भी हल नहीं होंगे। तो वे अनुपात क्या हैं, तो अगर मान लीजिए कि पहला मैं लिख रहा हूं, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इस कंडीशन में क्या होती हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और एक बिंदु पर करती हैं, एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे में मान लीजिए कि यह मैंने एक XY प्लेन है यानी कि x और y खींचा। अब इस रेखा का समीकरण मैंने इस रेखा का ग्राफ में खींचा तो ऐसे चला गया, यह लाइन चली गई। इस रेखा का मैंने आलेख खींचा तो ऐसे चली गई। अब जब मैंने दूसरी रेखा का आलेख खींचा तो वह जो है ऐसे जा रही है, तो दोनों रेखाएं तो एक दूसरे को कट कर रही हैं कि नहीं, और कट यहाँ पे कर रही है तो केवल एक ही बिंदु पे कट कर रही हैं। और जब केवल एक ही बिंदु पर कट करती हैं तो केवल एक हल होगा। कितना होगा, तो केवल एक हल होगा। अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं दूसरा में a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और वह बराबर है c1 बटा c2 के। आपके मन में यह डाउट होगा कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 आ कहां से रहा है, तो यहाँ पर x गुणांक क्या है, पहले समीकरण में a1, दूसरे समीकरण में x गुणांक क्या है a2। तो यहीं से मैं यह ले रहा हूं, यहीं से a1 a2 b1 b2 c1 c2 यानी कि इन्हीं दोनों समीकरणों से क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं। अब क्या है कि अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और वह भी बराबर है c1 बटा c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी और जब रेखाएं समपाती होंगी तो इनका अगर मैं आलेख खींचूंगा तो यह एक लाइन जा रही है और जब पहले वाले समीकरण में आलेख खींचा तो ऐसे गई और जब दूसरे वाले समीकरण का भी आलेख खींचा तो यह भी का और इसी पर होते हुए क्या हो जा रही है, चली जा रही है, इसी पर होते हुए चली जा रही है, यानी कि एकदम उसके ऊपर से होकर गुजर रही है। तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी और इस कंडीशन में अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके बाद तीसरा एक कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है
कि अगर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन यह दोनों बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो इस कंडीशन में क्या होती हैं, रेखाएं जो हैं, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि या मैं एक आलेख खींच रहा हूं, पहला समीकरण का आलेख खींचा तो ऐसे गया, और दूसरे समीकरण का जब आलेख खींच रहा हूं तो यह ठीक इसके समांतर चला जा रहा है, और जब इसके ठीक समांतर चला जाएगा तो कहीं पर या लाइन या रेखाएं एक जगह तो मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, तो कोई भी हल नहीं होगा। पहले वाले में क्या हो रहा था कि एक बिंदु पे कट कर रही थी, तो जब एक बिंदु पे कट कर रही हैं तो एक हल हो रहा था। दूसरे वाले में क्या हुआ कि रेखाएं संपाती थी, एक का आलेख मैंने खींचा और जब दूसरी का खींचने की कोशिश की तो उसके ऊपर से ही गुजर गई, तो वहां पे तो अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, और जब अनेक बिंदु पर मिल रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अनेक हल होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि मैंने एक का आलेख खींचा और जब दूसरी की खींचने गए तो वह उसके क्या हो गई, समांतर चली गई, और जब वो उसके समांतर चली गई तो एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर मिल नहीं रही है। अब एक बात आएगी कि अगर हल है तो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तो पहले वाले कंडीशन में भी क्या होगा, संगत होगा, यह भी क्या होगा, संगत होगा, यह भी क्या होगा, संगत होगा, और यह क्या होगा, इसका एक भी हल नहीं है तो यह क्या होगा, असंगत होगा। अब जैसे में मान लीजिए कि एक समीकरण युग्म दिया गया है, वह समीकरण युग्म क्या है कि 5x धन 6y और धन 3 बराबर में 0। दूसरा क्या है कि 10x धन 12y और धन 6 बराबर 0 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि अगर यह नहीं जान रहे हैं तो आप विलोपन विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और उनको हल करने बैठ जाएंगे। अगर यह विधि जान रहे हैं तो कम ही समय में आप बता सकते हैं कि एक हल होगा कि अनेक हल होंगे कि एक भी हल नहीं होगा। तो यह लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान निकालेंगे। A1, B1, C1 का मान कहां से निकालेंगे, तो समीकरण 1 से। A2, B2, C2 का मान कहां से निकालेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे। तो यहाँ पर x गुणांक क्या है, 5, तो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, और B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y गुणांक B1 की वैल्यू होती है तो 6, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। A2 की वैल्यू क्या होगी, तो 10 होगी। B2 की वैल्यू क्या होगी, तो 12 होगी, और C2 की वैल्यू क्या होगी, तो 6 होगी। अब रेशियो निकाल रहे हैं तो A1 बटा A2, A1 बटा A2 अगर मैं निकाल रहा हूं, यहां पर मैं निकाल दे रहा हूं A1 बटा A2, A1 बटा A2, तो A1 का मान क्या है, 5, और A2 का मान क्या है, 10, तो आ रहा है 1 बटा 2। अगर मैं B1 बटा B2 का वैल्यू निकाल रहा हूं तो B1 का मान क्या है, 6, B2 का मान क्या है, 12, तो क्या आ जाएगा, 1 बटा 2। और अगर C1 बटा C2 का मान निकाल रहा हूं तो 3 बटा 6 यानी कि 1 बटा 2। इसको कट कर किए हैं तब यह जाके आया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 बटा A2 का भी मान 1 बटा 2 है, B1 बटा B2 का भी मान 1 बटा 2 है, C1 बटा C2 का भी मान क्या है, 1 बटा 2 है। यानी कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 सब एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। और अगर यह कंडीशन है तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होगी, और जब रेखाएं संपाती होंगी तो अनेक हल होंगे। यानी कि इस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगली वीडियो में इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करेंगे, कवर करेंगे।